तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने पूरा जो एक पढ़ाई का ढांचा होता है हमारे देश में जो पढ़ाई की जो पॉलिसीज हैं इतने साल से चली आ रही थी उसमें काफी बदलाव किए हैं और वो पॉलिसीज आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और काफी अच्छे बदलाव उसमें लाए गए हैं। अगर आप पिछले एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें कि पिछला एजुकेशन सिस्टम कैसा था और अभी उसमें क्या-क्या बदलाव किए हैं, आप धीरे-धीरे जब उसको पढ़ेंगे उसके तो बहुत सारे अच्छे सेक्शन हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो कि एजुकेशन के लिए किसी भी लेवल के बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जस्ट एक किताबी ज्ञान जो होता है, थ्योरेटिकल जो ज्ञान होता है, उसके मुकाबले प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टिल अ, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो बहुत सालों से चली आ रही हैं, जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें बदलाव लाना अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेसिकली 3 चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। एक एजुकेशन सिस्टम से, एक आपका एजुकेशन में हमारे वर्ड है बोर्ड, बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है? तो एक बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गया, दूसरा आपका सिलेबस का कंटेंट हो गया। हमारा जो सिलेबस होता है, सिलेबस का कंटेंट जो होता है, उसमें कितना कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट है और तीसरा आपका है पास और फेल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पास एंड फेल क्राइटेरिया। तो ये 3 टॉपिक मैं थोड़ा-सा डिस्कशन करूँगा, अपने व्यूज़ आपके सामने रखूँगा और मुझे यकीन है कि आप भी कहीं न कहीं से सहमत होंगे क्योंकि हम सब ने अ, पढ़ा हुआ है, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा है अपने कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक एजुकेशन में, चाहे क्लास में, चाहे सीनियर सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, कहीं न कहीं जितनी भी हमने पढ़ाई करी है, तो हमें हम सबको कुछ न कुछ अनुभव है। कहीं न कहीं हमें शायद लगा है कि कुछ पढ़ाई में या एजुकेशन सिस्टम में गैप है, कि जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा है तो वैसा होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में और अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं आप के मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, तो क्यों है? उसका पर्पज़ क्या है? हम क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है? इसको क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? इसका फ्यूचर में पर्पज़ क्या है? और वो जायज़ भी है क्योंकि हमारा जो कंटेंट है एजुकेशन सिस्टम में जो जिस तरह का हमारा सिलेबस है, कंटेंट है, उसमें बहुत सारी कमियाँ अभी भी है। तो ये 3 टॉपिक पे मैं इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ और आज की डेट में जब भी आप सुनते मतलब एक बहुत कॉमन सा है, हम लोग सुनते रहते हैं जब भी कोई रिज़ल्ट आ रहा है, कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, स्पेशली बोर्ड का रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। बहुत दुःख की बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर एक भी बच्चे के बारे में ऐसा सुनता हूँ कि फेल होने की वजह से अपनी एजुकेशन में कुछ कमी की वजह से खरे ना उतरने की वजह से एक्सपेक्टेशन में खरे ना उतरने की वजह से किसी बच्चे ने अगर एक भी बच्चे ने सुसाइड कर लिया है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और एक्चुअल में अगर आप डेटा निकालें हर साल का तो आप देखिए कितनी गिनती है, कोई आप शायद गिनती ही नहीं है कि कितने बच्चे इस पूरे इंडिया में नॉट ओनली इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड और मैं सिर्फ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स आप देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए कितने बच्चे जो हैं वो जस्ट ये पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई के बोझ की वजह से, एग्ज़ाम में सक्सेस ना होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। शायद जो लोग सिर्फ़ सुनते हैं, इस खबर को सुनते हैं वो अ, इसको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक खबर की तरह पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस फैमिली में, जिस घर में किसी का बच्चा, बेटा, भाई, बहन अ, सुसाइड करता है, कोई ऐसे रीज़न की वजह से, पढ़ाई अच्छे नंबर ना लाने की वजह से और पढ़ाई के बोझ की वजह से, तो उनका दर्द शायद हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कभी और पता नहीं समझ सकते भी हैं या नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब तक कोई चीज़ अपने साथ ना हो तो इंसान को यही लगता है कि यार ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता है और हम इस तरह की खबरों को बस पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी एक बच्चा भी अगर आपके एजुकेशन सिस्टम की वजह से, आपके एजुकेशन के कुछ खामियों की वजह से, कुछ ऐसी
कमियों की वजह से अगर सुसाइड कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और मुझे दुःख है कि शायद जो डिसीज़न लेने वाली अथॉरिटी है, जो इन मामलों को ट्रैक कर सकती है, इन मामलों में डिसीज़न ले सकती है, कुछ पॉलिसीज़ बना सकती है, वो इस मामले में बहुत निष्क्रिय हैं। मैं हमारी सरकार के प्रयासों को डिनाय नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रयास हमारी सरकार ने किए हैं और बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं। बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसी अभी रिसेंटली एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट की है। लेकिन फिर भी अ, अगर कहीं न कहीं इतने सारे बच्चे अगर पढ़ाई की वजह से सुसाइड कर रहे हैं अ, और मेंटल इतना उनको स्ट्रेस हो रहा है और तो इसका मतलब कहीं न कहीं कमियाँ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिनको कि हमें दूर करने के लिए काम करना चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या फेल हो रहे हैं, तो रीज़न क्या है? आपकी हमारे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं और अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट किस तरह का कंटेंट है? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं? वही उन्हें ये नहीं लिख पाए कि बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? कौन से ईयर हुआ था? किसके बीच में हुआ था? क्यों हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? उसके पहले क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र कब हुआ था? बैटल ऑफ तुगलकाबाद कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आपका? और इस तरह के बहुत सारे युद्ध हैं आपके, कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था? अब ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था या फिर मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था या फिर शेरशाह और हुमायूँ के बीच में हुआ था? किसने किसको हराया? कौन से ईयर में हराया? उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन गया? उसके बाद उसने कहाँ शासन किया? तो ये वो बच्चा कोई भी बच्चा अगर हिस्ट्री में फेल हुआ, तो वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो याद ये सब चीज़ें याद नहीं कर पाया। अब मेरे तो समझ में नहीं आता कि अगर हमारा बच्चा एक मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है और सुसाइड कर रहा है एग्ज़ाम में, सिर्फ़ इस रीज़न से कि वो ये सब याद नहीं कर पाया कि इतने सारे युद्ध कब हुए थे, कौन से फ़ील्ड में हुए थे, किस ईयर में हुए थे, किसके बीच में हुए थे, क्यों हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। इन सब की वजह से अगर कोई बच्चा मेंटल प्रेशर में जा रहा है और मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल हज़म करने वाली बात नहीं है। ये सब हम क्यों पढ़ा रहे हैं? मुझे कोई भी एक एजुकेशन मिनिस्टर, अ, कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी एक ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये मुझे बता दे कि इसका यूज़ कहाँ पर है? कहाँ पर इन चीज़ों को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं? एक बच्चा अगर इस सब चीज़ों को पढ़ के निकल जाता है, उसके बाद जब वो एक हमारे रियल एनवायरनमेंट में एक समाज में आता है, जहाँ उसको समाज से इंटरेक्शन करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ पर इन चीज़ों का कहाँ पे यूटिलाइज़ेशन है? कहाँ पे इसका प्रयोग है? कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? तो अगर हम इसको कहीं यूज़ ही नहीं करते हैं, तो क्यों हम इसको पढ़ा रहे हैं? क्यों बच्चे इन चीज़ों को पढ़ने का स्ट्रेस ले रहे हैं? क्यों बच्चे इन सबको याद करके नंबर ना लाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं? क्यों आखिर? मैथ्स ये सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा कुछ न कुछ बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जिनका कि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया यूज़ किया है और उसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये और हमारे लिए और शर्म की बात है। इंग्लिश या मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में बच्चा नंबर नहीं ला पाया, फेल हो गया, क्यों? इसे पता ही नहीं है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा में नहीं पता उसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स छोटा है तो क्या होगा, वाई बड़ा है तो क्या होगा, दोनों छोटे बड़े हैं तो क्या होगा, इक्वल है तो क्या होगा, इक्वेशंस कैसे बनेंगी। केमिस्ट्री में नहीं पता उसे, केमिस्ट्री में फेल हो गया क्योंकि केमिस्ट्री में उसे पता ही नहीं है कि एसिड कितने तरह के होते हैं, उसे पता ही नहीं है इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसे पता ही नहीं कि बेस क्या होते हैं, उसे पता ही नहीं कि अगर आप H2O में CO2 मिला दोगे तो क्या होगा, उसे पता ही नहीं कि आप क्लोरीन में सल्फेट मिला दोगे क्या होगा। अरे यार हम साइंटिस्ट बना रहे हैं क्या? मतलब हर बच्चा साइंटिस्ट बनने वाला है क्या? और नहीं पता यार मुझे, अगर मैं कोई अगर आपके किसी एक एसिड में अगर कोई इंडिकेटर मिला रहा हूँ तो वो साला रेड होता है कि येलो होता है कि ग्रीन होता है, नहीं पता मुझे और नहीं पढ़ना मुझे। कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको यार? कहाँ? और इन सब चीज़ों को ना पढ़ के अगर
हमारा बच्चा मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है और अगर वो फेल हो रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। बायोलॉजी में हम इतनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ाइए, एक जनरल नॉलेज के लिए, और एक कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूरी होती है। अगर मैं हिस्ट्री, सिविक्स की बात करूँ तो हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा है। और मैथ्स की तो खैर नॉलेज होनी ही चाहिए, लेकिन इतने सारे जो ये जो सब्जेक्ट हैं एक्स्ट्रा, एक-एक आपके 10-10 तरह के सब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं क्या-क्या बहुत सारे। उसके अलावा आपके ये जो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, हमारा ग्रामर, तो आपकी ग्रामर अ, इतना बड़ी बुक होती है ग्रामर की, इतने सारे उसमें सिंटैक्स है, इतनी सारी चीज़ें उसमें हैं, इतने सारे रूल्स हैं एक-एक टॉपिक को लेकर के। अगर मैं बात करूँ कि कितना उसका आपका डेली लाइफ में यूटिलाइज़ेशन होता है, अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, या फिर हम इंग्लिश में अगर कोई लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी-पत्री लिख रहे हैं, तो उसका यूटिलाइज़ेशन कितना होता है? जो एक्चुअल ग्रामर होती है उसका शायद मुझे नहीं लगता कि उसका 15 या 20% से ज़्यादा कहीं भी यूटिलाइज़ेशन होता है। चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं किसी से, या फिर आप किसी से किसी को इंग्लिश में लेटर लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, चिट्ठी-पत्री लिख रहे हैं। तो जो एक्चुअल ग्रामर है उसका 20% से ऊपर कहीं भी यूज़ नहीं होता है। लेकिन स्टिल हमारा जो सिलेबस है वो इतना डीप में जाके ग्रामर पढ़ाता है कि बच्चा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, कि उसे समझ ही नहीं आता है कि साला पास्ट टेंस है, प्रेज़ेंट टेंस है, पास्ट प्रेज़ेंट परफेक्ट है, प्रेज़ेंट पास्ट प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है, कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, स्पीचेस क्या होती हैं, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी ग्रामर। और दूसरा, ये सब किस लेवल पे पढ़ाना चाहिए, ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी को चिंता ही नहीं है। कौन-सी क्लास में किस लेवल का सिलेबस होना चाहिए, क्या हमें पढ़ाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की मैं बात करूँ तो एक तरह से इतनी बुरी तरह होड़ लगी हुई है। पेरेंट्स को भी लगी हुई है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और जो कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही हो सकती है, और वहाँ एडमिशन देना है, और वहाँ का सिलेबस आपको पता ही है, अ, जो चीज़ें बच्चे को 10th में पढ़ने चाहिए, वो 4th क्लास में पढ़ रहा है, 4th, 5th में, 3rd में पढ़ रहा है आज की डेट में। और इतना स्ट्रेस है, इतना मेंटल स्ट्रेस है, उसके अलावा इतनी सारी अ इनिशिएटिव्स हैं, जो जैसे मैंने कहा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस निकाले हैं, जो कि आपको बच्चों को सिखाना है, और इसमें उनको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है ताकि वो कुछ एक्टिविटीज़ कर पाएँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर पाएँ। लेकिन ये सब चीज़ें तब है कि जब आपका सिलेबस कम हो, या फिर आप जिस समय ये एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, आपका सिलेबस या क्वेश्चन असेसमेंट असाइनमेंट्स आपके एक साइड रहें। आप एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। एक तरफ बच्चा आपका सिलेबस, इतना हेवी सिलेबस, असेसमेंट, असाइनमेंट्स को लेकर के इतना स्ट्रेसफुल है, उसके बीच में आपने कहा नहीं, ये तो सीबीएसई की गाइडलाइंस है, एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है कि ये एक्टिविटीज़ भी करवानी है। सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये नहीं कहा है कि आप ये एक्टिविटीज़ करवाइए और इतना हेवी सिलेबस साथ में चलाइए। आप हर दूसरे महीने आप उन बच्चों का असेसमेंट करिए, आप एक चैप्टर खत्म नहीं करते हैं, उससे पहले आप उनको 4-4 असाइनमेंट दे दीजिए। इनके इतने फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट करवाइए, इतने फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स करवाइए, तो बच्चा कब पढ़ेगा, कब रिवाइज करेगा, कब उसको कॉपी में लिखेगा, कब वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को करेगा, कब वो अपनी सोशल लाइफ में एंगेज होगा, कब वो अपने लिए स्पोर्ट्स के लिए खेलने कूदने का टाइम निकालेगा। आज की डेट में अगर आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो आपको भी पता है, एक बच्चा, छोटा बच्चा, फर्स्ट सेकंड क्लास लेवल तक का बच्चा आज की डेट में 7 डेज बैठा रहता है पढ़ने के लिए। उसका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता है, ना वो रिवाइज कर पाता है, ना वो पढ़ पाता है, ना वो अपने स्कूल का होमवर्क कर पाता है, ना वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर पाता है। हम लोगों ने भी पढ़ा है अपने ज़माने में, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उस ज़माने के हिसाब से ही आज भी चलना चाहिए। समय के साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ आपको 40 साल बाद करनी है, वो उसको आप आज ही कर लीजिए। कहावत है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो बट लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में इस जो दोहे को है, इसको थोड़ा गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो वो जो दोहा था, वो एक अच्छे कामों के लिए था कि अगर कोई ऐसा काम है, कोई अच्छा इनिशिएटिव है जिसको कि आप आज ले सकते हैं, तो उसको टालिए मत, आप उसको आज कर लीजिए। अगर अच्छा काम कुछ करना है, तो उसको आज करिए, कल पे क्यों टाल रहे हैं आप? आज कुछ अच्छा करिए, कल को कुछ और अच्छा करिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसको इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि भैया जो हमें 40 साल बाद पढ़ाना है, उसको नहीं, हम आज ही पढ़ाएँगे। जो बच्चे को 10th क्लास में पढ़ना है, उसको 4th से पढ़ाना शुरू कर दो, 3rd से पढ़ाना शुरू कर दो।
तो हम लोग अपने बच्चों पे इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। और ठीक है, आपने अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रखा है, आपको लगता है कि वहीं से अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वहीं से वो पढ़ पाएंगे, तो पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इतना स्ट्रेस ले रहा है और इतनी सारी एक्टिविटीज मिल रही हैं जिसको वो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर टाइम पे, और चिड़चिड़ा हो रहा है, आप खुद बच्चे, आज की डेट में पेरेंट्स, बच्चा तो काम, खैर ज्यादा काम जो स्कूल से आता है वो तो बच्चों के लिए कम होता है, पेरेंट्स के लिए ज्यादा होता है। पेरेंट्स ज्यादा कर रहे होते हैं, बच्चे कम कर रहे होते हैं एक्टिविटीज को। वो भी एक कमी है। और तो आपको पता है कि जब आप अपने बच्चे के साथ इतना लगे हो, आपका बच्चा अपना इतना एफर्ट्स दे रहा है, उसके बाद भी इतना स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ है अपने बच्चे की, आप 24 घंटे आप बच्चे को डांटने में लगे हैं, उसकी पिटाई करने में लगे हैं, इतना स्ट्रेस उसको स्कूल से मिल रहा है, इतना स्ट्रेस आप उसको दे रहे हैं, तो आप एक मेंटल सिचुएशन बच्चे की समझने की कोशिश करिए, उसके दिमाग की हालत को समझने की कोशिश करिए। हर बच्चे की एक लिमिटेशन होती है, एक अपनी एबिलिटी होती है किसी चीज को समझने की, करने की, लिमिटेशन भी होती है। और हर एक बच्चे में अपना अपना एक एक अच्छाई होती है, एक कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी भी होती है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन सिस्टम में हमारे कुछ गैप है, और अगर हमारी इंटेंशन अच्छी भी है, हम अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, तो उनको हम किस ढंग से पढ़ाएं। उनको अगर कुछ हम पढ़ा रहे हैं या स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है जो कि एक हमें लग रहा, हमें खुद महसूस हो रहा है कि बच्चे पे ओवरबर्डन है, एक ज्यादती हो रही है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सोचना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को सोचना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर एक भी बच्चा सुसाइड कर रहा है, इतने सारे बच्चे जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं कि उनको सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को अगर मेडिकल कंसल्टेशन लेना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि हम अपने बच्चों पे कितनी ज्यादती कर रहे हैं। आप एज ए पेरेंट खुद सोचिए, जब या अगर पेरेंट हैं या आप टीचर हैं या फिर आप कोई मिनिस्टर हैं या फिर आप कोई ऑफिसर हैं, तो सोचिए जब आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो कितनी सारी एक्टिविटीज होती थी। पूरा दिन हम कितना खेलते थे, कितने फिजिकल स्पोर्ट्स खेलते थे, और दोस्तों के साथ कितना हम खेलते थे, कितने गेम खेलते थे। उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करते थे। तो ठीक है कि हम अभी, टाइम चेंज हुआ है, नाउ इट इज वी आर इन डिजिटल एरा, डिजिटल एरा में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम बच्चों को दे रहे हैं या फिर स्वतः मिल जा रही है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं और उन चीजों को बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली, हम भी और बच्चे भी ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए उसके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इवन दो बच्चा सुसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन उसको जो मेंटल प्रेशर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को, फिजिकल उसकी जो फिटनेस है उसको कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर रहा है। एक इंसान की बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है उसका ब्रेन होता है। सारी फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, वो सारी ब्रेन से कंट्रोल होती है। और अगर आप ब्रेन को ही डैमेज कर रहे हो, तो आप एक तरह से पूरे, आप अपने पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को, पूरे बॉडी को डैमेज कर रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हम अपने बच्चों का दिमाग में इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चे के दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरह की पढ़ाई से, इस तरह के सिस्टम से, तो समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे को एक तरह से उसकी बॉडी, पूरी पूरी फिजिकल बॉडी जो होती है, उसका एक मेंटल से लेकर के जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो सबको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि बच्चा देखने में कितना हेल्दी है और किस तरह से उसकी फूड हैबिट है, हेल्दी फूड खा रहा है, आप उसको हेल्दी फूड खिला रहे हैं और वो हेल्दी है, बट लेकिन अगर आप उसका मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, तो फिर इन चीजों का मेरे हिसाब से कोई भी महत्व नहीं रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि अ, 3 वर्ड जो मैंने बोले, एक बोर्ड एग्जाम और एक पास और फेल का सिस्टम और एक कंटेंट्स, तो कंटेंट्स के ऊपर तो मैंने काफी डिस्कशन कर लिया। और एक जो वर्ड है बोर्ड, ये मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया कि ये बोर्ड वर्ड बनाया ही क्यों गया है। मेरे हिसाब से तो ये बोर्ड वर्ड बच्चों को और एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए बनाया गया है। भाई हम एक नॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं चल सकते क्या? मतलब आपको, जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट बाकी क्लासेस पढ़ते हैं,
10th में जाकर के आप उसे बोर्ड क्यों बोल देते हो, 12th में जाके उसे बोर्ड क्यों बोल देते हो यार, बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम वर्ड बच्चों पे इतना स्ट्रेस बनाता है कि जो उस क्लास में है वो तो स्ट्रेस लेता ही लेता है, लेकिन जो बच्चा अभी उस क्लास में नहीं गया है जिसे आप बोर्ड बोलते हैं, वो 4 साल पहले से उसका स्ट्रेस लेके बैठ जाता है कि बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड बहुत टफ होता है, और दिमाग में एक फेयर बन जाता है उसका पहले से ही। तो ये बोर्ड वर्ड क्यों दिया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, बोर्ड का सिलेबस ये है, बोर्ड का रिजल्ट ऐसे निकलेगा, बोर्ड का रिजल्ट वैसे निकलेगा, बोर्ड का सेंटर वहां जाएगा, आप अपने स्कूल में एग्जाम बैठ कर दे नहीं सकते हो, आपका सेंटर वहां जाएगा, इसका सेंटर वहां जाएगा, और फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, चेकिंग होगी, ये होगा वो होगा। भाई क्यों यार, क्या करके रखा हुआ आप लोगों ने, क्यों बना रखा है, क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हो बच्चों पे आप, क्यों बोर्ड बना दिया है? मेरे को तो समझ में नहीं आया ये बोर्ड वर्ड। पहले तो मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन ये बोर्ड वर्ड किसने इजाद किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। और क्योंकि शायद वहां से फिर कुछ समझ में आए कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था बोर्ड करके। जब एक नॉर्मल क्लास, नॉर्मल एजुकेशन चल सकती है जैसे हमारी चलती है क्लास बाकी क्लासेस की, वैसे ही 10th भी चले, 12th भी चले। पता नहीं, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया ये स्ट्रेस देने वाला वर्ड बोर्ड क्यों रखा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बच्चों को तनाव मुक्त करना है तो बहुत सारे चेंजेस जो करने हैं, उसमें से एक चेंज ये भी है कि आपको ये पहले, सबसे पहले ये बोर्ड का वर्ड हटा दो, उसको एक नॉर्मल रेगुलर क्लास आप कर दो। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बोर्ड का वर्ड आप खत्म कर दो बिल्कुल, जो कि इतना एक्स्ट्रा फियर बच्चों के माइंड में बना के रखता है, जो कि उस क्लास में है और जो उस क्लास में जाने वाले हैं हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो एक ये। दूसरा, पास और फेल। अब मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम फेल किस हिसाब से बोलते हैं किसी बच्चे को। मेरे हिसाब से तो कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, हर बच्चे में अपनी एक एबिलिटी है। इतने डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स की मैं बात बोलूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, स्पोर्ट्स है, और इतने सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं आज की डेट में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो एक बच्चा अगर मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री में अगर इतने सारे बैटल्स जो हुए थे, किसके बीच में हुए थे, कब हुए थे, क्यों हुए थे, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा से लेके कैलकुलस से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहा है, और इंग्लिश में आप जूलियस सीजर और पता नहीं क्या क्या, ऑक्सफोर्ड और कहाँ कहाँ का सिलेबस लेके आ गए हो, इतने जिसमें इतने बड़े बड़े हार्ड वर्ड होते हैं कि उसका मीनिंग नीचे से फिर दोबारा एक्सप्लेन किया होता है। तो पहले तो बच्चा वो सेंटेंस को पढ़ेगा, उस वर्ड, हार्ड वर्ड को पढ़ेगा, फिर उस हार्ड वर्ड का ट्रांसलेशन दोबारा उसके लिए एक अलग से वर्ड पढ़ेगा। तो यार क्यों इतना हार्ड वर्ड, क्यों इतने टफ वर्ड दे रखे हैं, क्यों ये साला जूलियस सीजर, मेरे तो समझ ही नहीं आया। जैसे जूलियस सीजर मैंने भी पढ़ा है, जब मैं पढ़ता था, तो आज तक समझ में नहीं आया वो जूलियस सीजर का जो बुक थी वो क्यों थी इतनी टफ लैंग्वेज कि पढ़ के समझ ही नहीं आएगा। आप पढ़ने बैठिए, उसको इतने टफ लैंग्वेज में लिखा गया है, इतने टफ वर्ड उसमें है। और ऐसी जैसे जूलियस सीजर है, वैसी बहुत सारी लिटरेचर में, और आज की डेट में तो थर्ड फोर्थ सेकंड क्लास तक में लिटरेचर में इतने हार्ड हार्ड पोएम्स, इतने हार्ड हार्ड ऑक्सफोर्ड से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ के राइटर्स की बुकें लगा रखी हैं। जबकि सीबीएसई की मैंडेट है कि आप ये एनसीईआरटी से बुक निकालती है वही बुक आपको चलानी है, लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा गैप है कि सब अपने अपने स्कूल, प्राइवेट स्कूल अपने अपने प्राइवेट बुकें चला रहे हैं। और उनमें जो सिलेबस है वो इतना टफ सिलेबस है, आप अगर आप देखेंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा उसको देख करके, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में। आप जब पढ़ाते हैं तो आपने भी देखा होगा, मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे उनको जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ, लिटरेचर पढ़ाने बैठता हूँ, या फिर इंग्लिश की कोई दूसरी बुक पढ़ाने बैठता हूँ, तो मुझे कभी कभी तो मुझे पहले उसको पढ़ के समझना पड़ता है, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, डिक्शनरी से वर्ड समझने पड़ते हैं, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, उनको रट्टा लगवा रहा होता हूँ। तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है हमने सिस्टम यार? हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, इतने कैपेबल राइटर्स हैं हर लैंग्वेज में। आप तो चाहे वो इंग्लिश की बुक, अगर चाहे इंग्लिश की बुक की बात करूं, और चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो आप उनमें कुछ ऐसा कंटेंट डालिए जो कि थोड़ा समझने में भी आसान हो, जिनका कुछ यूटिलाइजेशन भी हो। और अगर आप इतने टफ टफ लिटरेचर में इतने टफ टफ पोएम्स, इतने टफ टफ चैप्टर्स डाल रहे हैं, जूलियस सीजर जैसी इतनी टफ टफ बुकें आपने लगा रखी हैं ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, या फिर 9, 10, 11, 12 में, तो क्या पर्पस है इसका, क्या मीनिंग है इसका यार, क्यों पढ़ा रहे हो? कहाँ पे इसका रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हमारे सिलेबस में होनी चाहिए। तो अगर हम पास फेल की बात करें, तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन,
मुझे बताने की जरूरत नहीं है एल्बर्ट आइंस्टीन कौन था, उनकी हिस्ट्री पढ़िए। In his schooling days, he was declared as one of the bad student of the school. सबसे बैड स्टूडेंट उनको डिक्लेयर किया गया था स्कूल में, अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, उनकी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, पढ़ लीजिए। अजीम प्रेम जी, जो हमारे देश की इतनी बड़ी शख्सियत है, विप्रो के मालिक है, कॉलेज ड्रॉप आउट। मार्क, जो फेसबुक का ओनर है, ठीक है, उसकी कितनी संपत्ति है आज की डेट में आप सोच नहीं सकते हो। मार्क इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। मुकेश अंबानी, कॉलेज ड्रॉप आउट। सचिन तेंदुलकर, कॉलेज ड्रॉप आउट। धीरू भाई अंबानी, कॉलेज ड्रॉप आउट। गौतम अदानी, अदानी ग्रुप के जो मालिक है, कॉलेज ड्रॉप आउट। वॉल्ट डिस्नी, जिन्होंने डिस्नी, हॉलीवुड में आपको पता होगा, जिन्होंने डिस्नी का पूरा ये इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया हुआ है, डिज्नी के जो मालिक है, वॉल्ट डिज्नी, 10th ड्रॉप आउट। कितनी एजुकेशन है पढ़ना उनकी। हमारे कपिल देव। तो अगर कोई बच्चा हमारे हिस्ट्री के बैटल्स को याद नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा हमारा कैलकुलस, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं याद कर पा रहा है, कोई बच्चा इतने टफ लिटरेचर के वर्ड्स, इतने टफ लिटरेचर की बुक्स, जूलियस सीजर और इतने टफ सिलेबस को याद नहीं कर पा रहा है, तो आप ये कह देंगे वो फेल हो गया। फेल वर्ड एक वर्ड ही नहीं है। फेल किसी भी बच्चे के माइंड में कितना स्ट्रेस क्रिएट करता है, किस तरह की भावना लेके आता है, सोच भी सकते हो? नहीं सोच सकते हो। हर बच्चे की अपनी एक टेंडेंसी होती है। लगता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद फेल होने पे आपको लगता हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही विरले घूमते रहते हैं। ऐसा जो नहीं है। बहुत सारे बच्चे, 80% बच्चे इतना फेल से इतना स्ट्रेस लेते हैं कि कितने सारे बच्चे एजुकेशन छोड़ देते हैं, कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने सारे बच्चे मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिनको कि डॉक्टर से कंसल्टेशन करना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। कितने बच्चे ये सोच के पढ़ाई छोड़ देते हैं कि फेल हो गए, हमसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, और क्योंकि अगर हमसे नहीं पढ़ा जाएगा तो क्योंकि अच्छे तो इंसान पढ़ के ही बनते हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ पाता है वो इंसान तो अच्छा होता ही नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता है। ये छोड़ के वो गलत रास्तों में चले जाते हैं, गलत रास्तों में भटक जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। किसने कह दिया कि जो जो नहीं पढ़ पाता है, जो लिटरेट नहीं है, जो अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाता, सिर्फ वही सक्सेस हो पाता है? जो पढ़ता है, जो 90%, 98%, 100% मार्क लेके आ रहा है, बस वही एक बच्चा है जो लाइफ में कुछ कर सकता है। जो बच्चा अच्छे नंबर सिक्योर नहीं कर पाया, 30, 40, 60, 70% ले आया, 25, 30% ले आया, फेल हो गया, वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही सकता है या फिर कर ही नहीं रहा है। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए अभी, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, कहाँ कहाँ पहुंचे हुए आज की डेट में। ये तो कुछ चंद एग्जाम्पल है। आप गूगल में सर्च मारिए, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में पढ़िए आप। तो फिर क्यों भाई ये फेल आपने वर्ड बनाया हुआ है, क्यों ये फेल का सिस्टम बनाया हुआ है, जहां पर एक बच्चा साल भर तक अपनी पूरी मेहनत करता है, अपने पूरे प्रयास करता है पढ़ने के, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पास। तो आप पूरे साल भर की उसके एफर्ट्स, पूरे साल भर की उसकी मेहनत पे आप पानी फेर देते हैं। इतना स्ट्रेस आप एक बच्चे के माइंड में क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों फेल? यार उसने पूरे एफर्ट किए हैं, अपनी पूरे जी जान से उसने पढ़ाई कर रखी है, नहीं भी पढ़ी है, कुछ एफर्ट तो लगाया है अपनी लाइफ में, पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। बहुत सारे रीजन होते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा गलत ही रीजन हो। पढ़ने का टाइम नहीं मिला है तो हो सकता है उसके अपने कुछ पर्सनल रीजन हो, उसके फैमिली के अपने पर्सनल रीजन हो, उसका एनवायरमेंट, उसका घर का एनवायरमेंट, सोसाइटी का एनवायरमेंट, कुछ रिसोर्सेज की कमी, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फेल हुआ हो, बावजूद इसके कि उसने पूरे एफर्ट लगाए। उसके बाद भी आप उसको फेल डिक्लेयर कर देते हो कि बच्चा फेल हो गया। बेटा आपने साल भर इतनी मेहनत करी, आपने साल भर इतने एफर्ट करे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी आपने एफर्ट करे। आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी, आपके पास बिजली नहीं थी, आपके पास किताबें नहीं थी, आपके घर वालों ने कहीं से किताबें अरेंज करी, किसी तरह आपको पढ़ाया, आपकी फीस का अरेंजमेंट किया, 1 साल फीस भरी, आपको पढ़ाया, आपके पीछे इतनी मेहनत करी, और लेकिन उसके बावजूद आप
पास नहीं हो पाए, इसलिए आप फेल हो गए हैं, आपको उसी क्लास में रहना है। और 1 साल जो आपने झेला है, जो आपने 1 साल मेहनत करी है, जो आपके घर वालों ने 1 साल मेहनत करी है, जो अ, आपने इतने टफ एनवायरनमेंट में इतनी मेहनत करी है, इतने टफ एनवायरनमेंट को झेलते हुए आपने जो अपनी इतने सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बेटा वो सारे वेस्ट हो गए हैं। अब आपको वही सारे दोबारा करने पड़ेंगे। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं कि इस फेल की वजह से एक बच्चे के माइंड में कितना बड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है। ट्राई टू इमेजिन, थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। तो मेरे हिसाब से ये फेल हमारे एजुकेशन सिस्टम से हट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से इनकैपेबल नहीं है। चाहे वो उसको पढ़ना अच्छी तरह आता है, चाहे उसको पढ़ना अच्छी तरह नहीं आता है, लेकिन कोई भी बच्चा इनकैपेबल नहीं है। हर बच्चे में एक कैपेबिलिटी है और हर बच्चा कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जब वो 33% 40% मार्क लेके आएगा, 60% मार्क लेके आएगा, उसको एक पास का एक सर्टिफिकेट मिलेगा तभी वो कुछ कर पाएगा, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस सिस्टम को आपको चेंज करना होगा। आपको फेल वर्ड को अपने एजुकेशन सिस्टम से हटाना होगा। सीजीपीए ग्रेडिंग वगैरह का सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको फेल वर्ड को एक अदर ग्रेड देना पड़ेगा। अगर सपोज ए बी सी आपने कुछ ग्रेड डिक्लेयर कर रखे हैं, तो आपको फेल की जगह पे एक डी लेके आना पड़ेगा ग्रेड, जहां पर आप बच्चे को प्रमोट करिए, लेकिन आप ग्रेड डी दीजिए। ठीक है, उसमें आप ये बोल दीजिए कि आपने जो मेहनत करी, आपने जो पढ़ाई करी, वो इस ग्रेड में आती है, डी ग्रेड में आती है, मतलब कि आपको और मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। अगली क्लास में जाओ, पढ़ो और मेहनत करो। फेल करने का तो कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। आज की डेट में मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, या चाहे नहीं भी पढ़ रहा है, बहुत कम एफर्ट दे रहा है, जितने भी आपको लगता है कि बच्चा को 100% में नहीं तो कम से कम 70-80% एफर्ट देने चाहिए, और कोई बच्चा अगर 20% एफर्ट दे रहा है, तब भी मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को फेल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको खुद पता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, बड़ी-बड़ी हस्तियों के बारे में। पढ़ लिख के पासिंग का सर्टिफिकेट लेना ही एक ठप्पा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी के हिसाब से वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सेटल हो जाता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर लेता है। ठीक है, तो इस फेल वर्ड को मेरे हिसाब से आपके एजुकेशन सिस्टम से हटा देना चाहिए और उसकी जगह पे एक ग्रेड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लाइक डी या एफ, जो भी आपको लगता है। लेकिन बच्चे को फेल करना किसी क्लास में, ये मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी जायज़ है। ठीक है? और सिलेबस पे, जैसे हमारे कंटेंट पे बात करी है, हमारा सिलेबस तो मैंने बताया आज की डेट में कि हर स्कूल को एक इतनी होड़ लगी हुई है, प्राइवेट स्कूल्स पे तो हमारे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। चाहे वो फीस हो, चाहे वो सिलेबस का मामला हो, अ, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने इतने रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं, इतनी गाइडलाइंस बना रखी हैं। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, इतने सारे सर्कुलर्स मिल जाएँगे, जो कि सर्कुलर्स हर स्टेट के एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिसर्स को गई हुई है, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को जाती रहती है, और मैंडेट किया हुआ है कि आप एनसीईआरटी की बुक यूज़ करिए, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। और वो जो बुक है, उसमें सिलेबस उतना ही सिलेबस होता है जितना कि बच्चे को उस क्लास में अपनी एज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स पे कोई भी अ, हमारे किसी भी डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं है। अभी भी मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल अपनी बुक चला रहे हैं, प्राइवेट बुक चला रहे हैं, और उनका सिलेबस जो है कि आप देखेंगे तो आप, अगर आप देखेंगे क्या, बल्कि आप तो खुद पढ़ा ही रहे होंगे। अगर आपके बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी बुकें देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो आप उसको तो आप सोच भी नहीं सकते कि अ, कितना बोझ आप अपने बच्चों के माइंड में दे रहे हैं, कितना स्ट्रेस आप बच्चों के माइंड में दे रहे हैं। इतनी मोटी-मोटी बुकें हैं, इतना हेवी-हेवी सिलेबस है, बेचारे छोटे-छोटे बच्चे आपके बैग, इतना बड़ा-बड़ा बैग लेकर स्कूल को जाते हैं। आप देखिए उनके कंधों में जो बैग होता है, उसमें कितना उसका वेट होता है।
ठीक है, आप फिजिकली भी उसको बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। इतना बड़ा बैग बच्चा स्कूल लेके आता है, इतना बड़ा बड़ा बैग लेके बच्चा स्कूल से लेके आता है, तो आप उसको फिजिकली टॉर्चर भी कर रहे हैं। सिलेबस से आप उसका माइंड तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इतने वेट से आप उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी, आप फिजिकली भी उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और रही बात कंटेंट की, जो मैंने बताया कि इतना सारा हिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का, इस तरह का कंटेंट हमारे सिलेबस में है जिसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कहाँ उसको हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, क्या उसका पर्पस है, क्यों डाला गया है। तो उसके अलावा आप कुछ ऐसा कंटेंट डालिए जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन कर सकें। इतने सारे, मैंने कहा कि आपने हिस्ट्री इतनी बड़ी हिस्ट्री इंक्लूड कर रखी है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जिसका कोई यूज ही नहीं है, जिसका कोई पर्पज ही नहीं है। तो आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करिए जिसका उसको कुछ बेनिफिट मिले, एटलीस्ट जिससे उसको कुछ अपनी लाइफ में आगे जाकर के कुछ उसे एक एक मॉरल, जो एक शिक्षा होती है, एक बच्चे का जो आचरण होता है, एटलीस्ट उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट या सिलेबस बनाइए, जिससे कि बच्चे को एक समझ में आए कि अगर मैं लाइफ में अपना कुछ करना चाहता हूँ या मुझे कुछ करना है तो मुझे हिम्मत कैसे आएगी। आप उसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं, कुछ उनके लिए एक आइडियल्स ले सकते हैं जिनके ऊपर आप कुछ कुछ चैप्टर होते हैं, थोड़े बहुत, हमारी बहुत सारी बुकें हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आपने मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम आजाद, सीवी रमन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हमारी जो इतनी बड़ी हस्तियां हैं जिनको जस्ट एक एक चैप्टर में खत्म कर दिया है। तो मेरे हिसाब से वो एक एक चैप्टर में खत्म नहीं होनी चाहिए। जितनी भी हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मदर टेरेसा है जैसे है, या जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन सब पे बुक होनी चाहिए, उनकी लाइफ पे बुक होनी चाहिए। आपको ये जो हिस्ट्री में आप इतने सारे बैटल्स और राजा ये वो सब पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में आप इतने सारे कंटेंट पढ़ा रहे हैं जिनका कोई यूज नहीं है, इनकी जगह पे हमारे देश में जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं उनकी लाइफ पे बुक होनी चाहिए पूरी। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, कैसे क्या, कितना संघर्ष किया, किस तरह से लोगों की भलाई के लिए काम किया, किस तरह से वो आगे बढ़े, ताकि एक बच्चे को माइंड में एक अपना एक आइडियल तो बने, अपना कोई एक ऐसा गुरु मान के चले जिसको पढ़ के, जिसके बारे में पढ़ के उसके माइंड में कुछ अच्छी बातें आए और जिसको अपना आइडियल बना सके कि हाँ ठीक है, मैं इस आइडियल पे चलूंगा, इनकी तरह बन के दिखाऊंगा। तो कुछ जिससे वो कुछ अच्छा सीखें और कुछ अच्छी एजुकेशन लें, और कुछ प्रैक्टिकल कंटेंट डालिए। आप प्रैक्टिकल मतलब जो आपकी रियल लाइफ में यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट आपके इतने सारे सब्जेक्ट में इतना सारा कंटेंट है, उसे रिड्यूस करिए, नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करिए, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करिए। डिजिटल एरा में हम लोग हैं, तो आप ई लर्निंग से रिलेटेड आप सब्जेक्ट डालिए, आप मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड सब्जेक्ट डालिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे आप सब्जेक्ट बनाइए, जो कि आप सर 8th 9th 10th या 7th 8th 9th 10th 11th 12th से आप बच्चों को छोटी मोटी उसके बारे में जानकारी देना शुरू करिए, ताकि जब वो एक सीनियर लेवल पे आए तो, या फिर रियल लाइफ में आए, तो उनको कुछ ऐसा एक माइंड में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन उनके माइंड में हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस एजुकेशन को ज्यादा पढ़ाना चाहिए उसे हम कम पढ़ा रहे हैं, और जिस एजुकेशन को कम पढ़ाना चाहिए वो हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियोज, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, और बजाय इसके कि हम उन्हें पढ़ाएं कि हिस्ट्री में इतने सारे शासक हुए थे, कब कब कौन कौन सी जगह पर उन्होंने इतने युद्ध करे थे, कौन से ईयर में कौन से युद्ध करे थे, कौन जीता कौन हारा, कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया, साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, 10 किलोमीटर इधर लेफ्ट राइट गया, 20 किलोमीटर स्ट्रेट गया, उसके बाद फिर वो 5 किलोमीटर राइट हो गया, उसके बाद वो वापस आ गया, तो फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यार मुझे नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ये जो कंटेंट है ये इतना फ्रूटफुल है। तो मेरे हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो मैंने डिस्कस किया कि एक बोर्ड का जो शब्द है वो नहीं होना चाहिए। फेल
तो होना ही नहीं चाहिए कोई बच्चा, फेल का तो सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। तीसरा कंटेंट, आपका किस तरह का कंटेंट हो और उसकी क्वांटिटी कितनी हो, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प हुआ है, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, डिजिटल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन मेरा जो एक सजेशन वो ये भी है कि हमें अपने उसके साथ-साथ ये भी मेक श्योर ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ-साथ हमें अपना जो एक जो एजुकेशन का जो हर सब्जेक्ट का जो कंटेंट्स है उसको भी रिफाइन करना पड़ेगा, उसे भी कम करना पड़ेगा। अननेसेसरी कंटेंट जो है आज की किताबों में ऑलमोस्ट 70% अननेसेसरी कंटेंट है, जिसको हटाना पड़ेगा और जिसकी जगह पे कुछ नया यूज़फुल कंटेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस अ, करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे व्यू थे हमारी शिक्षा प्रणाली पे कि क्या उसमें कमियाँ हैं या फिर सुधार कैसे कर सकते हैं और हम आज की डेट में अपने बच्चों पे कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। और अगर आपके भी ऐसे कुछ व्यूज़ हैं जो आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।